Hello friends, I am Dr. Dishant and in my series of lecture, I am talking about human system. Today we will discuss about respiratory system part first. तो देखते हैं क्या है। आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम इंट्रोडक्शन है और इसकी डेफिनेशन दी हुई है। लिखा है रेस्पिरेशन एक लैटिन वर्ड रेस्पायर से आया है, इसका मीन होता है टू ब्रीथ, है ना, सांस लेना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप enzyme mediated biochemical process of oxidative breakdown of organic compounds inside living cell, releasing small packets of energy यानी ATP at various steps. ओके, तो जनरली कोई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछता है तो अपन उसको डेफिनेशन ये बता देते हैं कि सांस को लेना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, वो रेस्पिरेशन है। लेकिन यदि मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन की, तो वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसके 4 पार्ट हैं। क्लियर? पहला पार्ट होता है ब्रीदिंग, सेकंड जो होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड जो होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन, और फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर? तो जब अपन रेस्पिरेशन को एज ए ब्रॉड टर्म देखते हैं तो अपने को इन चारों स्टेप को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब अपन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है, क्या इसका मतलब कैसे ये होता है और कहाँ पे इसकी साइट क्या है, वो अपन मैं यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, इसने लिख रखा है कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर? देन ये जो रिएक्शन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटते हैं। इसकी साइट भी दे रखी है, लिविंग सेल के अंदर ये परफॉर्म होता है। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है एटीपी के फॉर्म में, और उसी एटीपी को यूज करके अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस स्टेप को, मतलब इस डेफिनेशन को समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो सेल होती है, ये पूरी एक सेल है, एक सेल बना दी मैंने। क्लियर? और ये इसका न्यूक्लियस यहाँ बना देता हूँ। ये एक लिविंग सेल है, मैं लिख देता हूँ सेल। तो जब अपन कोई खाना खाते हैं, जनरली अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये खाते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह अपन खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है वो सेल के थ्रू इनटेक किया जाता है, तो ग्लूकोज आ जाता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या हो गया? एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। अब अपन ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है, यानी अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तब, और CO2 की कंसंट्रेशन अपन घटाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन जो है वो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करेगी, यानी ग्लूकोज क्या एक 6 कार्बन की शुगर है, ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो CO2 और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और साथ में इस ब्रेकडाउन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी। क्लियर? और इस ATP को अपन क्या बोलते हैं? अपनी बॉडी की एनर्जी करेंसी बोलते हैं ना। तो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की हेल्प से अपन ब्रेक करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट CO2 और वाटर बनाते हैं। क्लियर?
जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटते हैं, यानी हायर एनर्जी के बॉन्ड टूट करके लोअर एनर्जी के बॉन्ड बनते हैं, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है वो एनर्जी लिबरेट होती है और बॉडी उसको एटीपी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? अब ये जो आप एक सिंगल स्टेप रिएक्शन देख रहे हो, एक्चुअल में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। मतलब ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस हुए और CO2 वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती, ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज आता है। इस चीज़ को आप जब 11th क्लास में आओगे तब आराम से पढ़ोगे, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो रेस्पिरेशन है, वो कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। अब देखो कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है। देखो मेटाबॉलिज्म में दो टर्म्स होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। जब सिंपल मॉलिक्यूल मिल करके कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट करके, ब्रेक हो करके कोई सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म। तो अपन जब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो अपन ने बताया कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और 6CO2 प्लस 12H2O में ये ब्रेक हो जाता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। CO2 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल बने हैं, तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। देन एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक्सर्गोनिक यानी यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी क्या है, अपने स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, के अंदर एनर्जी ट्रैप रहती है। तो ये क्या है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। नेक्स्ट लिखा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन इन रेस्पिरेशन। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और जनरली जो रेस्पिरेशन होता है उसका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होता है, ग्लूकोज होता है अपना, ग्लूकोज। यहाँ पे लिख भी दिया है कि मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो होता है वो ग्लूकोज होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया है जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आती है, तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करवाती है, जो कि कैटाबॉलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, जिसके रिजल्ट में अपने को 6Ca2, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है वो 6H2O बनेगा ना, 6H2O होना, क्योंकि यहाँ पे 12H2 है तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे 6H2O बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये माई मिस्टेक। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन जो है उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करेगा तो 6CO2 एंड 6H2O बनेगा और रिजल्ट में अपने को 38 ATP मिलेगी। क्लियर? और 38 ATP जब मिलती है तो इस ATP की जो वैल्यू होती है, मतलब एनर्जी जो देखें तो 686 किलो कैलोरी, या जूल में देखें किलो जूल में तो 2870, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा, जो एनर्जी होती है उसको मेजर करने की यूनिट कैलोरी और जूल होती है, ये आपको पता होगा। तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और कैसे इससे एनर्जी मिलती है, तो ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे अ, ये अपना डायग्राम दे रखा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एटीपी की दे रखी है। तो यहाँ पे एटीपी जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एडिनोसिन का मतलब क्या है, देखो एडिनोसिन जो होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है शुगर कंपोनेंट और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एडिनोसिन है
इसके अंदर दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होती है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन की पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, क्लियर। जो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन बेस पेयर जो डीएनए आरएनए के अंदर, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये है ना। तो इसमें यहाँ पे एडिनोसिन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर होता है वो एडिनिन होता है, ठीक। तो राइबोज शुगर और एडिनिन, नाइट्रोजन बेस पेयर कौन होगा? एडिनिन, एडिनिन। तो एडिनिन और राइबोज शुगर मिलकर के एडिनोसिन बनाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये राइबोज शुगर है 5 कार्बन की, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे राइबोज शुगर के एक एंड पे एडिनिन नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ा हुआ है, ये एडिनिन जुड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनी, मतलब राइबोज प्लस एडिनिन, ये जो स्ट्रक्चर बनी उसको अपन क्या बोलेंगे? एडिनोसिन, क्लियर। अब इस एडिनोसिन के अंदर जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, देखो यहाँ पे ये एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, वन फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होता है तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एएमपी। जब दो जब दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, ये पूरा तीन ग्रुप जुड़ गए यहाँ पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एटीपी। तो होता क्या है एटीपी में? आपको पता है एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी ट्रैप रहती है। तो ट्रैप किस फॉर्म में रहती है? केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो थर्ड और सेकंड थर्ड और सेकंड जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, और फर्स्ट, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड हाई एनर्जी के होते हैं। और जब इन इन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, तो एनर्जी लिबरेट होती है। तो कैसे होता है हम देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी, क्लियर। मान लो ये इतना मॉलिक्यूल था, इतने मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसके साथ में ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? एटीपी। क्या बन जाता है? ये ऐड हो जाएगा तो एटीपी बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। अब इसी का उल्टा कर दो, जब एटीपी होती है और उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? एटीपी, सॉरी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 30.5 किलो जूल, यानी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब पर मोल यदि अपन एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे लगभग 30.5 किलो जूल या 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी अपने को मिलती है। यानी ये जो बॉन्ड टूटता है ना, ये वाला बॉन्ड, इसकी एनर्जी यहाँ पे इतनी है, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब आ गया अपने जो रेस्पिरेशन, जिसको फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन कहते हैं, उसकी वो टोटल टर्म्स जो मैंने चार बताई थी। अपन जब डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं, तो जब ब्रीदिंग की डेफिनेशन होती है तो ब्रीदिंग को डिफाइन कर देते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को निकालना, जनरली, ठीक है ना, ब्रीदिंग की डेफिनेशन। जब आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो अपन सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपन इसको इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जो रेस्पिरेशन है एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो स्टेप कौन कौन से हैं? देखो, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन इंक्लूड 4 मेजर पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग, सेकंड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप आपसे कभी भी रेस्पिरेशन की या फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए तो इन चारों स्टेप्स को इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन जब भी अपने को डेफिनेशन पूछी जाती है तो अपन इन चार स्टेप्स को डिफाइन नहीं करते हैं। या तो अपन ब्रीदिंग को डिफाइन कर देते हैं या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो बुक्स के हिसाब से सही है, लेकिन इन एक्चुअल मैं नहीं मानता कि सही होता है। जब आपसे रेस्पिरेशन
के बारे में पूछा जाता है तो उसके अंदर ये चारों स्टेप्स इन्वॉल्व करने जरूरी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो ब्रीदिंग है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये होता क्या है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है पहला स्टेप या पहला पार्ट, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? देखो, ये एटमॉस्फेयर बाहर आपको पता है ऑक्सीजन और CO2 है ना, वो प्रेजेंट है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और CO2 का अपने लंग्स के साथ में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, उसको अपन ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन लंग के अंदर ली जाती है जबकि CO2 लंग से एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। हिंदी में बोले तो सांस लेना या वेंटिलेशन वाली प्रोसेस, ठीक है, संवर्तन। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन और CO2 अपने लंग्स के अंदर होती है, वो एल्वियोलाई लेवल पे ब्लड के साथ में क्या करती है, एक्सचेंज होती रहती है, गैसेज एक्सचेंज होता है। यानी अपने लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना, वो आपस में कनेक्टेड रहती है, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। CO2 वीनस ब्लड से निकल करके लंग्स में आती है और लंग से बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन लंग से अपने ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर करती है, और वहां पे वो जो वीनस ब्लड है वो आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि अब जो ये गैसेज एक्सचेंज हो गया है, ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई और CO2 ब्लड से निकल गई, तो ये ऑक्सीजन अब पूरे बॉडी के अंदर जो ट्रेवल करती है, ठीक है ना, और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक जाती है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कैसे आती है, या तो डिजोल्व होकर जाती है या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के जाती है। क्लियर? तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट स्टेप आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जब डेफिनेशन पूछी जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो अपन सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन सेल की तरफ जाती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, सेल को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन थी वो आ गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो भी फूड आया, जैसे अपन ने क्या लिया था यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज। तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है यानी ग्लूकोज है, या यहाँ पे कॉमन वर्ड दे दिया फूड, तो उस फूड का या उस ग्लूकोज का क्या करेगी, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करेगी, जिससे CO2 वाटर और ATP जनरेट होगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये चारों स्टेप को कंसिडर करते हैं ना, तब रेस्पिरेशन बनता है, तब रेस्पिरेशन बनता है, समझिए, तब वो डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन आपके एग्जाम में या तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, जब आपको सिर्फ रेस्पिरेशन दिया हुआ हो तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन को ही डिफाइन करना है। क्लियर? हाँ, इन 3 स्टेप्स को आप इन्वॉल्व करते हो तो गलत नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं, इन सबको डिफाइन कर दिया है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स बोथ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स, जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, सांस को अंदर लेना, इनहेलेशन, एंड रिलीजिंग एयर टू द एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी सांस छोड़ना, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। सेकंड ने रखा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो लंग की जो एल्वियोलाई होती है, ठीक है, और जो ब्लड की कैपिलरी होती है, तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होगी, एक एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होगी, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई होगी, और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज है जो ब्लड लेके आ रही है। ठीक है? तो ब्लड कैपिल ये जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो एक सरफेस हो गई। क्लियर? मतलब इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो हो गई। और एक ये जो कैपिलरी की जो एंडोथेलियल जो सरफेस है वो हो गई। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन तो एंट्री करती है और CO2 बाहर निकलती है।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट टिश्यू लेवल एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो वहां तक पहुंचाना, ठीक है ना। हाँ, तो अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देन लास्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड वेसल्स एंड एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट अक्कर इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो था अपना, तो यहाँ पे जो CO2 जनरेट हुई है वापस ब्लड में चली जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए सेल के अंदर आती है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है सेल और ब्लड के बीच में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक तो ब्रेकडाउन और ये एक्सचेंज, इन दोनों को मिला के अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बताते हैं। क्लियर? तो दिस इज